नमस्कार, राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ हिमांशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबर के साथ। किसान संगठनों का आज 3 घंटे का चक्का जाम है और जिसके लिए हरियाणा पुलिस की ओर से जिला प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों, मंडल आयुक्तों और डीजीपी को आदेश जारी कर कहा है कि किसानों के चक्का जाम के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएं। जारी आदेशों में संवेदनशील इलाकों में उचित संख्या में पुलिस बल तैनात करने को कहा गया है। वहीं कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना को लेकर भी कहा गया है। इसके साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट पर भी नजर रखने को कहा है। तो आज हरियाणा सरकार सतर्क, पुलिस के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज 3 घंटे किसानों का चक्का जाम, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किसानों ने कर रखा है। इसी दौरान हरियाणा पुलिस सतर्क पर है। पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपत्तिजनक स्थानों पर जहां पर दंगा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पूरे शहर में अलर्ट, तो पूरे हरियाणा इस वक्त अलर्ट पर है। साथ ही देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया गया है किसानों की ओर से, लेकिन हरियाणा में सरकार जो है वो सतर्क है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि बाकी की तमाम राज्यों में भी पुलिस प्रशासन सतर्क है, लेकिन ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में किसानों के चक्का जाम का देखने को रहेगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे अधिक मात्रा में बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि देश भर से किसान इकट्ठा हुए हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे अधिक है, इसलिए पंजाब और हरियाणा में काफी सतर्क प्रशासन रहेगा, जिसके चलते सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के आदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं, ताकि आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट कुछ सोशल मीडिया पर ना डाला जाए, जिसके लिए सरकार सख्त। और आपको बता दें, लगातार इंटरनेट भी बंद किया हुआ है तमाम जगहों पर सरकार की ओर से। तो किसानों का चक्का जाम, आज किसान संगठनों का 3 घंटे का चक्का जाम, जिसको लेकर पूरा अलर्ट। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने यह साफ कहा था कि जो चक्का जाम रहेगा 3 घंटे, उस दौरान जनता का खास ख्याल रखा जाएगा, जनता को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आज किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम का ऐलान, क्या कुछ फिलहाल जमीनी स्तर पर प्रशासन की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? किसान संगठनों की ओर से जो आज 3 घंटे का जो है देशव्यापी जो चक्का जाम का ऐलान किया गया है, और इसी के तहत जो हरियाणा सरकार की ओर से एहतियात के तौर पर जो तमाम जो उपायुक्त, मंडल उपायुक्त और डीजीपी को आदेश जो है जारी किए गए हैं, कि जिसमें ये पूर्ण रूप से एहतियात बरत। उसके अलावा और कहाँ और तमाम जगहों पर चक्का जाम कहाँ रहे? सब जगह होगा, बाकी सब जगह होगा, सब जगह चक्का जाम होगा। उत्तराखंड और यूपी के लिए थोड़ा सा उसमें परिवर्तित किया गया है। वहाँ सिर्फ ज्ञापन दिया? हाँ जी, ज्ञापन दिया जाएगा या धरना छोटा मोटा। मतलब जो चक्का जाम की जो कंसेप्ट है, उसमें उत्तराखंड और यूपी को अलग किया गया है कि कुछ विषयों को लेकर के कल तय हुआ। कल टिकैत साहब ने इसकी घोषणा की। टाइमिंग क्या रहेगा चक्का जाम? टाइमिंग वही 12 से 3 है। क्या यहाँ से भी कुछ लोग गए हैं विभिन्न जगहों पर? हाँ बिल्कुल गए हैं। जो क्षेत्रों से आए थे लोग, वो अपने अपने क्षेत्रों में गए हैं कि वहाँ पर शांतिपूर्वक वो जो कार्यक्रम है वो ऑर्गेनाइज हो सके। तो यहाँ की अगर बात करें, आज अन्य दिनों से भी ज्यादा शांति गाजीपुर में दिख रही, क्या वजह है? नहीं, अभी तो सुबह का समय है और शांति ही रहती है। हमारा पूरा आंदोलन ही शांतिपूर्वक चल रहा है और शांति ही रहनी है। किसान बिरादरी तो पूरा शांति के साथ आंदोलन कर रही है और शांति रहनी है। और आज ये है कि कुछ लोग अपने गाँव में गए हुए हैं। एक बात और भी जानना चाहूंगी, लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल था कि 26 जनवरी की जो घटना हुई, उससे कहीं ना कहीं एक मन में है कि कहीं चक्का जाम वाले दिन भी, यानी कि आज भी ऐसी परिस्थितियां ना हो जाए, जो हिंसा हुई थी जिससे पूरा देश आहत हुआ था, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, तो बिल्कुल जो हिंसा हुई दिल्ली में उस दिन लाल किले पर जो भी हुआ, तो
तो वो तो निंदा योग्य है और सारी किसान जथेबंदियों ने उसकी निंदा भी की है और उसकी जांच की भी मांग कर रही है पूरी किसान जथेबंदियाँ। और आज का कार्यक्रम भी शांतिपूर्ण हो उसके लिए किसान जथेबंदियाँ पूरी तरह से प्रयास में हैं। बाकी कोई षड्यंत्र अगर कोई रचता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सारी एजेंसियां, सारे जो सोर्स हैं, चाहे फोर्स है, सोर्स है, वो तो सरकार के हाथ में है ना। षड्यंत्र को रोकना ये सरकार का काम है, लेकिन किसानों का आह्वान है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। आज का कार्यक्रम भी शांतिपूर्वक होगा। कुछ विशेष व्यवस्था की गई है जिससे कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे, उसको लेकर किसान मोर्चा ने कुछ व्यवस्था की है अलग से? उसमें यही व्यवस्था की गई है कि जो कार्यक्रम होंगे उसमें कहा गया है वहाँ के लोकल के जो लोग हैं उनसे कि जो अराजक तत्व हैं उनकी पहचान पहले से कोशिश करें और वो कार्यक्रम में शामिल ना हो पाए। ये प्रयास है, बाकी कितना सफल होते हैं तो आगे की बात है। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, बताइए जमीनी स्तर पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल देखिए, हरियाणा सरकार जो किसानों की ओर से जो 3 घंटे का 12 से 3 का जो आज का चक्का जाम है उसके तौर पर एहतियात बरतते हुए जो है तमाम मंडल उपायुक्तों को और डीजीपी को आदेश जारी किए गए हैं कि किसानों के चक्का जाम को कानून व्यवस्था जो है किसी तरह बिगड़े ना और आम जन को जो है किसी तरह की जो समस्या ना आए। और वहीं जो संवेदनशील और जो इलाके हैं उस पर भारी संख्या में जो है पुलिस बल जो है तैनात करने के भी आदेश दिए गए। और वहीं जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनकी भी पालना जो है प्रशासन को कहा है कि करवाई जाए। ये ना भूला जाए कि अभी कोविड चल रहा है और किसी तरह की इसमें जो है कोविड में जो भी एहतियात बरती जाती है उनकी जरूर पालना करवाई जाए। इस तरह की जो सरकार की ओर से जो है अपने तमाम जो अधिकारी हैं उनको आदेश जारी किए गए हैं कि किस और जो है सरकार ने जो सोशल मीडिया पे भड़काऊ जो आपत्तिजनक जो पोस्ट है उस पर भी विशेषकर जो है नजर रखने के लिए कहा गया है ताकि किसी तरह की समस्या ना खड़ी हो या कोई किसी जैसे कि 26 तारीख को दिल्ली में जिस तरह का घटना घटी उस तरह की घटना जो है इस दौरान कुछ इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। तो इस पर भी जो है प्रशासन को साफ तौर पर सरकार ने सचेत रहने के लिए कहा गया है और पूरी रूप से तैयारी करने के लिए कहा है। वहीं जो किसान संगठन है उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि जो 3 घंटे का जो चक्का जाम रहेगा उसमें अगर कोई फंसता है और किसी को परेशानी आती है जो जरूरी जो सामान है वो जो किसान संगठन के जो लोग हैं वो मुहैया कराएंगे, जिसमें खाद्य सामग्री हो या पानी हो, इस तरह की जो व्यवस्था है वो किसान संगठनों द्वारा करवाई जाएगी। अभिषेक, हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद किया हुआ है और कई जगहों पर, हालांकि कल भी 3 जगहों पर बहाल कर दिया गया है, तो किन स्थानों को चयनित किया जा रहा है जहां पर दंगा भड़क सकता है? क्योंकि पहले भी जहां से लोग प्रदर्शन में ज्यादा शामिल हो रहे हैं वहां पर इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। तो सुबह से ही, हालांकि 11 बजे चक्का जाम है, लेकिन अभी से पुलिस वहां पर मुस्तैद है। जी बिल्कुल, जो पुलिस की ओर से जो तैयारियां हैं वो रात में ही कर ली गई हैं। जितने भी चाहे वो बैरिकेडिंग की बात की जाए या जो रूट डाइवर्ट करने की बात की जाए या जो आम जन से अपील की बात हो, वो प्रशासन जो है वो एक दिन पहले से ही सचेत और उनकी तैयारियां एक दिन पहले से ही। अब 2 जिलों में जो इंटरनेट सेवा जो है वो बंद है। अब सिर्फ पहले 17 जिलों में की गई थी, 2-2, 3-3 करके अब घटाते हुए सिर्फ 2 ही जो ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा जो है वो बंद रखी गई है। तो इस और प्रशासन को पूर्ण रूप से सचेत रहने के लिए गया है और प्रशासन पूर्ण रूप से तैयार भी है और उनकी तैयारियां भी उनकी ओर से पूर्ण कर ली गई है ताकि किसी तरह की जो परेशानी ना हो। और वहीं किसान संगठनों का ये साफ तौर पे कहना है कि ये जो रहेगा चक्का जाम ये शांतिपूर्ण रहेगा और उनकी ओर से पूरी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि ये सफल हो और शांतिपूर्वक हो और एक केंद्र सरकार को एक किसान संगठनों की ओर से मैसेज जाए कि ये जो तीनों कृषि कानून है इनको वापस ले और ये जो किसानों के हित में नहीं है। तो इस तरह का जो है संदेश किसानों की ओर से केंद्र सरकार को दिया जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, राकेश टिकैत ने ये साफ कहा है कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं है, चक्का जाम गांव में किया जाएगा। तो कहां पर? हरियाणा के गांव में और पंजाब के गांव में इसका असर देखने को मिलेगा। तो आम जनता को क्या कुछ परेशानी इस दौरान हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने एनसीआर और दिल्ली के अंदर उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि इधर जो है चक्का जाम नहीं किया जाएगा
जो प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर रहेगा ये चक्का जाम। और तो इसका असर जो है ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनकी ओर से ये आह्वान भी किया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो इस 3 घंटे के चक्का जाम को जो है सफल बनाए। 12 से 3 जो दोपहर 12 से 3 का ये समय रखा गया है इन्होंने, कि ताकि ये एक ऐलान किया गया था इनसे जब ये किसानों के इंटरनेट सेवा बंद की गई थी और जो बजट में जो है किसानों को नजरअंदाज किया गया था, ये कहा गया कि संगठनों की ओर से, और इसके विरोध में जो है ये 3 घंटे का जो है चक्का जाम का ऐलान किया गया था, और जो कि आज 12 बजे से 3 बजे तक रखा जाएगा। और आमजन को इसमें किसान संगठन जरूरती सामान जो है वो भी मुहैया करवाएंगे। अगर कोई फंस जाता है, कोई जाम की भारी स्थिति पैदा होती है और किसी को खाद्य सामग्री और पानी की जरूरत पड़ती है, तो ये किसान संगठन की ओर से इस तरह की भी व्यवस्था की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, ज्यादा जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली बॉर्डर पर हर रोज किसान और सरकार के बीच गतिरोध अपने अलग अलग स्तर पर बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने कहा कि वो किसानों से केवल 1 कॉल की दूरी पर है। उसके बाद पुलिस द्वारा गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर कीलें गड़वा दी गई, जिसका चौतरफा विरोध हुआ। और इस मसले पर जब सरकार की किरकिरी हुई तो स्थानीय प्रशासन ने जल्द ही वो कीलें हटवा दी। लेकिन अब इस कहानी में एक शानदार मोड़ आया है। जहां सरकार ने कील लगवाई थी, वहीं पर किसानों ने फूलों के पौधे लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 2 डंपर मिट्टी भी गाजीपुर बॉर्डर से मंगवा ली गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के नेता राकेश टिकैत किलो वाली जगह पर ही पौधारोपण का काम कर रहे हैं। और जहां कल तक सरकार द्वारा लगाई गई कीलें नजर आ रही थी, वहां अब किसानों द्वारा लगाए हुए फूल नजर आ रहे हैं। बता दें कि संसद सत्र पर होने वाले बवाल की आशंका को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने न सिर्फ मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग और रास्तों को कटीले तारों से बंद किया, बल्कि आसपास के जंगल वाले इलाकों में भी कटीले तार लगा दिए थे। इससे न केवल किसानों को परेशानी हुई, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी काफी दिक्कत हुई, क्योंकि सड़क बंद होने के बाद वो जंगलों के रास्ते से ही आसपास जा सकते थे, जिसे भी बंद कर दिया गया। अब किसानों ने भी सरकार को जवाब देने की तैयारी कर ली है। जहां जहां पुलिस प्रशासन द्वारा कीलें लगाई गई थी, वहां वहां फूलों के पौधे रोपे जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, राकेश टिकैत ने जिस तरीके से किलो की जगह पर अब फूल लगा दिए हैं, क्या संदेश वो देना चाह रहे थे? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो कृषि कानून को लेकर जो विवाद चल रहा था, यानी कि सीधे सीधे कहें तो कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से किसान अड़े हुए थे रोड सड़कों पर, और कहीं ना कहीं 72 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो 26 जनवरी की मध्य घटना घटी थी, यानी कि जिस तरीके से किसानों ने लाल किले तक अंदर तक पहुंचे थे, सुरक्षा व्यवस्था चरमचार कर दी गई थी, यहाँ तक कि हर सुरक्षा को तोड़ दिया गया था, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों की भी पिटाई की गई थी। मगर जिस तरीके से पुलिसकर्मी घायल हुए थे, और पुलिसकर्मियों ने अब गाजीपुर बॉर्डर के अंदर जिस तरीके से कह सकते हैं 13 लेयर की जो सुरक्षा कवच बनाया था, और कहीं ना कहीं कीलों को लगा दिया गया था जमीन पे, ताकि किसान जो है यहाँ से बाहर ना निकल सके और दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। मगर जिस तरीके से बार बार किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि हम लोग दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, सिर्फ चक्का जाम करेंगे, वो भी सिर्फ 6 फरवरी को दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए कीलें लगाई गई थी। मगर जिस तरीके से संसद भवन के अंदर भी विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरा, और यहाँ तक कि ये भी कहा कि इतनी तो सुरक्षा आप लोगों ने पाकिस्तान की बॉर्डर जो है वहां पर भी नहीं की। मगर कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से किसानों को रोका जा रहा है, ये क्या पाकिस्तानी है या फिर इससे बड़े कई आतंकी है जिनको लिए आपने इतनी बड़ी सुरक्षा की गई है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर जो सवालिया निशान खड़ा हुआ था, मगर दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने मिलकर उन कीलों को जरूर कटवा दिया, यानी कि उन कीलों को निकलवा दिया गया। मगर जिस तरीके से कीलों को निकलवाया है, और उसके बाद में जब कल हमने राकेश टिकैत को देखा जिस तरीके से वो गमले लगा रहे थे, यानी कि पौधे लगा रहे थे उन्हीं जगहों पर जहां पर पुलिस कर्मियों ने कीलें लगवाई थी, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं किसान जो है वो शांति का संदेश देना चाहते हैं। शांति जिस तरीके से उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, हम बल्कि में अपनी शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी हिंसा नहीं कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को विश्वास नहीं था, और दिल्ली पुलिस ने लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था खड़ी की थी, और जब कहीं प्रेशर आया, यानी कि संसद भवन तक कहीं ना कहीं आवाज उठी और उसकी कहीं ना कहीं आलोचना की गई दिल्ली पुलिस की और कहीं ना कहीं सरकार की, तो कहीं ना कहीं वो कीलों को कटवाना पड़ा। मगर जब साफ जाहिर है जिस तरीके से किसान संगठनों के नेता जो राकेश टिकैत ने कहते हैं फूल जैसे गमले लगाए हैं, यानी कि सीधे सीधे कहें तो
पौधे जो लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर करता है कि संदेश वो अच्छा देना चाहते हैं, सिर्फ कृषि कानून से वापस कराना चाहते हैं कृषि कानून को, ना कि उनकी लड़ाई सरकार से है। सब वो साफ कर चुके हैं, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ कृषि कानून को वापस कराना है। और सरकार कहीं ना कहीं कृषि कानून वापस लेना नहीं चाहती और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता देने की कोशिश कर रहे थे। मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने उस पर भी साफ जाहिर कर दिया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं और किसान उनको फोन करें, तो कम से कम उनको नंबर देना चाहिए था, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नंबर किसी के पास नहीं है, तो फोन कौन करेगा और कहीं ना कहीं दुविधा जरूर बनेगी। मगर जिस तरीके से साफ जाहिर है सरकार खुद अपने ही चक्रव्यूह में खुद फंसती चली जा रही है और कहीं ना कहीं हर तरीके से, जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 1.5 साल का प्रस्ताव देते हैं कि हम कृषि कानून को रोक देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे है, मगर सारी दुविधा वहीं के वहीं घूम रही है। जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी का नंबर नहीं पता तो हम फोन कॉल किसको करेंगे, और जिस तरीके से कृषि मंत्री ने कहा कि हम 1.5 साल के लिए प्रस्ताव रोक सकते हैं, मगर किसानों की तरफ से फिर कहा गया उसके अंदर भी कि हम 1.5 साल बाद फिर क्या प्रदर्शन करेंगे, फिर दोबारा से इसी तरीके से आंदोलन करेंगे, तो उससे पहले ही आप लोग इस कृषि कानून को वापस क्यों नहीं ले लेते। मगर कहीं ना कहीं जो आज 6 फरवरी की यानी कि आज की जो चक्का जाम की जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो चुकी है। जिस तरीके से किसान संगठनों के नेताओं ने कहा है कि हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई चक्का जाम नहीं करेंगे, ना कि दिल्ली एनसीआर के अंदर सीमाओं के अंदर घुसेंगे। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को अभी भी विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की हुई है, मगर साफ जाहिर है किसानों की तरफ से हम और राज्यों के अंदर चक्का जाम करेंगे, मगर कोई कड़े कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से कि लोगों को दिक्कतें हों। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता नहीं निकल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार भी उम्मीद कर रही है कि किसान मान जाए, मगर किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सरकार माने और कृषि कानून को वापस ले। मगर अभी भी चक्के जाम की परिस्थिति के बाद भी शायद कोई बात बीच का जो रास्ता होना चाहिए था वो निकलता नजर नहीं आ रहा है। जी राजीव, क्या पौधारोपण के बाद राकेश टिकैत ने कुछ कहा? क्योंकि एक और तो वो शांति का संदेश कहीं ना कहीं देना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत ये साफ कहते हैं कि हम खट्टर को उनकी जमीन पर ही नहीं उतरने देंगे। हरियाणा की अगर बात करें तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कि नेता खुद अपने गांव में ही नहीं घुस सकेंगे। देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पर बात करें राकेश टिकैत की तो उन्होंने साफ जाहिर किया। जिस तरीके से खट्टर की बात करें तो खट्टर के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम उनको उतरने नहीं देंगे, उनको उनकी जमीन पर जाने नहीं देंगे। मगर कहीं ना कहीं एक चीज समझनी होगी, वो उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी के नेताओं से है, क्योंकि उन्हीं को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो खट्टर हो या फिर बीजेपी के और नेता हो या फिर किसी के अमित शाह हो या फिर कोई और हो। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से यही संदेश है उनका कि आज का जो प्रदर्शन होगा वो सीधा सीधा का चक्का जाम जो होगा वो बीजेपी के खिलाफ है, ना कि आम जनता के खिलाफ है, ना ही किसी और पार्टी के खिलाफ है, ना ही किसी राज्य के खिलाफ है। मगर सीधा सीधा चाहते हैं वो कृषि कानून वापस हो, मगर जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे नहीं हटेंगे। मगर आज जो चक्के जाम की परिस्थिति होगी वो कितनी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को आशंका है कि दिल्ली की सीमाओं में घुसने की किसान कोशिश कर सकते हैं। बेशक उनकी सख्त जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी की घटना पर देखने को मिला था वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर था। मगर आज जो किस तरीके से कल शाम को जिस तरीके से कहते हैं राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि वो पौधारोपण कर रहे हैं उसी जगहों पर जहां पर कीलें लगाई गई थी, तो साफ जाहिर है इससे संदेश वो अच्छा देना चाहते हैं। मगर सरकार को विश्वास नहीं है और सरकार शायद इसको अभी राजनीति का पहलू ही समझ रही है और किसान भी जो सरकार को कहीं ना कहीं राजनीति का पहलू समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से सिर्फ राजनीति की जा रही है, बीच का रास्ता अभी भी नहीं है किसी के पास भी। बिल्कुल प्रस्ताव दिया जा रहा है, चाहे वो 1.5 साल का प्रस्ताव हो या एक फोन कॉल की दूरी हो, मगर राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया हम 1.5 साल बाद दोबारा प्रदर्शन करना पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं फिर उसके लिए दिक्कतें आएंगी सरकार को। मगर जिस तरीके से कह सकते हैं एक फोन कॉल की दूरी की बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी साफ जाहिर कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमें नंबर तो बताना चाहिए था, हम नंबर के नहीं होगा तो हम किसके पास किसको मिस कॉल करेंगे। तो कहीं ना कहीं मिस कॉल करेंगे या कॉल करें तो कहीं ना कहीं नंबर जरूर चाहिए, मगर कहीं ना कहीं माध्यम जरूर है, मगर माध्यम का अभी रास्ता कोई नजर नहीं आ रहा है। जी राजीव, किलो वाली जगह पर तो फूलों के पौधे लगा दिए, बाकी जो 12-13 लेयर की बैरिकेटिंग की बात करें तो फिलहाल क्या वो बैरिकेटिंग अभी भी है? जो कतीले तार लगाए गए थे क्या वो अभी भी हैं? क्योंकि कीलें तो हटा दी गई हैं, लेकिन बाकी की सुरक्षा कैसी है? देखिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल जोखिम नहीं उठाना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो शान थी
वो 26 जनवरी पर बिल्कुल डूब चुकी है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पे सवाल जरूर खड़े हुए थे। कहीं ना कहीं उस स्थान को बचाने के लिए ये 13 लेयर की जो सुरक्षा कवच बनाया गया था, ये जरूर बनाया गया था, मगर अभी भी ये 13 लेयर की सुरक्षा कवच बिल्कुल है। मगर हाँ, कीलों को जरूर हटा दिया गया है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई थी उनको जरूर हटा दिया गया, मगर उनकी जगह पर अब पौधारोपण भी कर दिया गया है। तो साफ जाहिर है किसान दिल्ली की एनसीआर की सीमा के अंदर नहीं जाएंगे और उन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, बल्कि में कोई चक्का जाम नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल तरीके से जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, मगर दिल्ली पुलिस जोखिम नहीं उठाना चाहती है और इसीलिए वो अभी सुरक्षा कवच जो बना हुआ है वो वैसे का वैसा बना हुआ है। मगर सीधे सीधे कहे तो सिर्फ किलो को हटाया गया ताकि उनके ऊपर जो पुलिस बल के ऊपर जो प्रेशर है या फिर दाग जो लगा हुआ है उसको धोने की कोशिश की जा रही है। मगर दिल्ली पुलिस की जो अभी शान डूबी हुई है, जब तक वो सारे आरोपी नहीं गिरफ्तार हो जाएंगे, चाहे सिद्धू की बात करें या फिर और लोगों की बात करें जिन पे इनाम रखा गया है या फिर जिन 25 एफआईआर और दर्ज की गई है, तो सभी लोगों को इकट्ठा उनको लेके आना पड़ेगा, उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी और उसके बाद ही इसकी उत्ती का सलूशन निकलेगा। क्योंकि जिस तरीके से सारी घटनाएं जो एक सलूशन कह सकते हैं, किसानों की तरफ से कहा गया कि राजनीति पहलू और राजनीति के इशारे पर ही इस तरीके से की गई है और सरकार कृषि कानून को जो आंदोलन है उसको तोड़ना चाहती है। मगर साफ जाहिर है जिस तरीके से सिद्धू जब तक हाथ में नहीं आएगा पुलिस के और पुलिस पूछताछ नहीं करेगी उससे और उसके साथियों से, तो कहीं ना कहीं गुत्थी सुलझेगी और उसके बाद भी पता लग पाएगा कि 26 जनवरी घटना किस तरीके से हुई थी। मगर साफ जाहिर है जिस तरीके से कृषि कानून को सरकार वापस लेना नहीं चाहती है, उससे भी साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा नहीं है कृषि कानून को वापस लेने की, सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है। जो किसान कह रहे हैं कि पूंजीपतियों के बारे में ही सरकार सोचती है, मगर सरकार कहीं ना कहीं किसानों के बारे में भी सोचे। क्योंकि जब हमने बजट सत्र के अंदर देखा था कि जिस तरीके से लगातार महंगाई की मार बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जनता जरूर परेशान होती है नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से अब किसान भी परेशान है, क्योंकि उनको भी डीजल खरीदना पड़ता है खेती बाड़ी करने के लिए, और वो इस चीज उनकी महंगी होगी तो वो फसलें भी महंगी दामों पर बेचनी पड़ेगी और महंगे दामों पर बिकेगी तो जनता को और ज्यादा महंगा मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर जिस तरीके से कृषि कानून को लेकर विवाद है वो विवाद सुलझता नजर नहीं आ रहा अभी भी। राजीव, एक और तो ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इतनी है कि किसी को भी किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष वहां पहुंचा था उनको भी नहीं मिलने दिया। दूसरी ओर अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आज चक्का जाम है, उसके चलते जो नेता किसान जहां से आए थे, जिस इलाके से आए थे, वो वहां जा रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था वो लोग भी देख सके। तो अब मिलने दिया जा रहा है या नहीं मिलने दिया जा रहा है या फिर जाने दिया जा रहा है, उस चीज को क्लियर कीजिए। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल जो बड़े नेता आ रहे हैं उन लोगों को जरूर मिलने दे रहे हैं, मगर उन रास्तों को नहीं खोल रहे हैं जो 13 लेयर की सुरक्षा कवच बनाया गया। मगर हाँ, साइड से कुछ रास्ते जरूर बना दिए गए हैं, चाहे वो जंगल की तरफ से हो तो या फिर कहीं और सुरक्षा कवच बना दिया है। मगर उनको लोगों को कुछ को मिलने जरूर दिया गया है, मगर सभी लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा है किसानों से। और किसानों की तरफ से जो कहा गया है कि हमें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या क्योंकि अगर कोई नेता हमारा हालचाल पूछने आता है या हमें समर्थन देने आता है तो उससे मिलने दिया जाए। मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ जाहिर है कि हम बड़े नेताओं को तो मिलने देंगे, मगर जो कार्यकर्ता होंगे उनको नहीं मिलने देंगे। मगर इससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार का जो पक्ष रखा जा रहा है, सरकार कह रही है सदन के अंदर भी कि हम कृषि कानून को वापस नहीं ले सकते हैं, मगर हाँ जो हमने संशोधन दिया हुआ था उस पर अभी भी अड़े हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, मगर विपक्ष कहीं ना कहीं दोहरी भूमिका जरूर निभा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो किसानों का वोट बैंक नहीं खोना चाहता है और दूसरी तरफ सरकार को भी घेरना चाहता है। मगर जो उनकी घेरने की रणनीति है वो हल्की है, कमजोर है, और इसको कहीं ना कहीं अभी तक सरकार के ऊपर प्रेशर होने के बावजूद भी कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया। मगर देखना होगा क्या आज के चक्का जाम से सरकार के ऊपर कितना फर्क पड़ने वाला है। राजीव, बड़े बड़े विपक्षी दल के नेता पहुंचे थे, हरसिमरत कौर बादल पहुंची थी, सांसद पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना मिले वापस लौटना पड़ा, बेरंग लौटना पड़ा। तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया किसानों से, जबकि अब किसान चक्का जाम के दौरान अपने घर जाना चाह रहे हैं ताकि वहां सुनिश्चित कर सके, अपने गांव में चक्का जाम कर सके, तो उन्हें जाने दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार किसानों से मिलने की कोशिश कर रहा है उनको नहीं मिलने दिया। मगर कुछ बड़े जो नेता थे, जैसे बात करें मनोज सिसोदिया की बात करें, वो उनको मिलने दिया गया था, या फिर कहें जो मुंबई के संजय रावत थे उनको मिलने दिया गया था। मगर जो कुछ छोटे चेहरे हैं, यानी कि पंजाब के जो नेता हैं या फिर हरियाणा के जो नेता हैं या फिर और जो नेता हैं, उन लोगों को नहीं मिलने दिया। जिस तरीके से हरसिमरत की बात करें तो उनको भी नहीं मिलने दिया गया। मगर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जरूर कड़ी कर दी गई है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से किसानों को वापस जाने के दिया जा रहा है कि अपने गाँव वापस जाए वो,
मगर सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये फर्क जरूर पड़ता नजर आ रहा है कि किसान भी शांति से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार से सिर्फ कृषि कानून वापस कराना चाहते हैं, ना कि सरकार से कोई लड़ाई है। मगर जिस तरीके से वो अपने गांव में जाकर अपने बीजेपी के नेताओं के या फिर उनके पंचायत के बाहर या फिर अपने इलाकों में जाकर चक्का जाम करेंगे, तो देखना होगा परिस्थिति किस तरह की बनती है। मगर अभी भी साफ जाहिर है, चक्का जाम बेशक कर देंगे किसान, मगर सरकार मानने वाली नहीं है, कृषि कानून को वापस लेने वाली नहीं है। और इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का रुख साफ है, वो कृषि कानून को लेने से पीछे हटेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एनसीबी ने मध्य मुंबई के कुर्ला इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ तस्करी के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का शुक्रवार को दावा किया। एक अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास सुबह एक मकान में छापा मारा और हिस्ट्री शीटर जाकिर हुसैन, अबुल रहमान शेख और उसके साथी शहाब अली मुल्ला को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि एनसीबी ने 20 किलोग्राम नशीले पदार्थ से बनी खांसी की दवा, 56 ग्राम मेफेड्रोन और 450 ग्राम गांजा बरामद किया है। अधिकारी ने बताया कि शेख को बबलू पटरी के नाम से जाना जाता है। वो इलाके का कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर है। कुछ साल पहले स्वापक रोधी प्रकोष्ठ ने उसे 2 मामलों के तहत गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी का बांद्रा, कुर्ला और दक्षिणी मुंबई में मादक पदार्थ बांटने का नेटवर्क है। एनसीबी ने जिस हिस्ट्री शीटर जाकिर हुसैन अब्दुल रहमान शेख को गिरफ्तार किया है, वो असल में एक ड्रग माफिया है और ड्रग के कारोबार में उसे बबलू पटरी के नाम से जाना जाता है। रेलवे की पटरी पर ड्रग्स की सप्लाई से कारोबार शुरू करने वाले बबलू पटरी ने कुर्ला के झोपड़पट्टी में कई झोपड़े लिए और इसी झोपड़ियों में एमडी ड्रग्स, गांजा, कोकीन और अलग अलग ड्रग के अलावा कोडीन बेस्ड कफ सिरप का स्टॉक छिपाया और फिर यहीं से सप्लाई करने लगा। तो एनसीबी ने मध्य मुंबई के कुर्ला इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मादक तस्करी के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया। अधिकारी ने बताया गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने मकान में छापा मारा, जिस दौरान हिस्ट्री शीटर जाकिर हुसैन अब्दुल रहमान शेख और उसके साथी शहाब अली मुल्ला को पकड़ा गया। अधिकारी ने बताया कि शेख को बबलू पटरी के नाम से जाना जाता है। वो कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर है। उसके खिलाफ 2 मामले पहले भी दर्ज हुए थे। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले 2 मामले दर्ज हुए थे। आरोपी का बांद्रा, कुर्ला और दक्षिण मुंबई में मादक पदार्थ बांटने का नेटवर्क है। एनसीबी ने जिस हिस्ट्री शीटर जाकिर हुसैन अब्दुल रहमान शेख को गिरफ्तार किया है, वो असल में ड्रग्स माफिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से ये दावा किया गया है कि एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है, तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी मनसी, देखिए, मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है जाकिर हुसैन उर्फ रहमान शेख को गिरफ्तार किया है जी, जो लगातार मुंबई के कई इलाकों में ड्रग्स सप्लाई करता था। हालांकि इसका नाम जो जाहिर तौर पर लोग जानते हैं, बबलू पटरी के नाम से जानते, जो लगातार जो है ड्रग्स सप्लाई करता था। ऐसे में ये भी जानकारी मिल पा रही है कि किस तरह से जो है बबलू पटरी अपने जो ड्रग्स की जो कारोबार है उसको जो है जी, बबलू पटरी के साथ एक और को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके बारे में भी जानकारी जुटाने का प्रयास लगातार किया जा रहा होगा जी। तो क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और तमाम सवालों के जवाब लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 56 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया गया है, 450 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, 20 किलोग्राम नशीले पदार्थ से बनी खांसी की दवा भी बरामद की गई है। अधिकारी ने बताया कि शेख को बबलू पटरी के नाम से जाना जाता है। वो इलाके का कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर है। कुछ साल पहले स्वापक रोधी प्रकोष्ठ ने उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए थे। अब उसे एक मकान में छापेमारी कर एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथी शहाब अली मुल्ला को भी पकड़ लिया गया है। असल में एक ड्रग्स माफिया है और ड्रग्स के कारोबार में उसे
बबलू पटरी के नाम से जाना जाता है। रेलवे की पटरी पर ड्रग्स की सप्लाई से इनने कारोबार शुरू किया, जिसके चलते नाम बबलू पटरी। और सत्यप्रकाश हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट आपके पास है, किस प्रकार की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है? देखिए, एनसीबी ने बबलू पटरी उर्फ जाकिर हुसैन रहमान शेख को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स और गांजा के साथ तमाम कोडीन सिरप जो बरामद किया गया। ये कोडीन सिरप की खेप जो है कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, जो तस्करी होती थी। अब आपको बता दें कि बबलू पटरी मुंबई के कुर्ला इलाके का रहने वाला है, जो लगातार मुंबई की रेलवे पटरी से ही अपने व्यवसाय को शुरू किया था, यानी कि ड्रग्स का जो व्यवसाय है वहीं से शुरू किया था, इसलिए उसका नाम बबलू पटरी पड़ा। बबलू पटरी इतना शातिर अपराधी कि उसके साथ और कई लोग हैं जो लगातार ड्रग्स की खेप को एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई के लिए जाने जाते थे। बबलू पटरी का कुर्ला इलाके में तमाम ऐसे झोपड़े हैं जिन झोपड़ों में बबलू पटरी के ड्रग्स से जुड़े हुए तमाम वो सामान रखे जाते थे, चाहे वो गांजे हो, चरस हो, अफीम हो या फिर कोडीन बेस्ड सिरप हो। तो तमाम खेप जो वहां रखी जाती थी, हालांकि झोपड़पट्टी इलाका था इसलिए मुंबई पुलिस को वहां पहुंचना बेहद मुश्किल था, लेकिन मुंबई पुलिस के अलावा जिस तरह से एनसीबी ने छापेमारी के दौरान इस तरह से चीजें बरामद हुई है, जिसकी तलाश अब जो है एनसीबी कर रही है कि आखिरकार बबलू पटरी के जो तार है और कहां-कहां से जुड़े हुए हैं। किन किन राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, मुख्य जो है मुंबई का बॉलीवुड है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की जानकारी मिली है, जिसकी तलाश एनसीबी अब कर रही है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में किन लोगों को जो ड्रग सप्लाई किया जाता था। लेकिन जिस तरह से ये जानकारी एनसीबी को मिली है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो है बड़े पैमाने पर पहुंचाया जाता था, जहां पे छोटे छोटे जो उनके जो काम करने वाले लोग थे वो निशानदेही बनाई जाती थी, निशानदेही के आधार पर उनको जिस तरह से कंसाइनमेंट होता था उसको फिर पहुंचाया जाता था। बिल्कुल, फिलहाल 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और तस्कर इसमें शामिल हो सकते हैं। कितनी लंबी ये चैन हो सकती है और जिस प्रकार से भारी मात्रा में ये लोग ड्रग्स की सप्लाई करते थे, उसके अलावा छोटे छोटे ड्रग पेडलर भी होंगे जिनके पास ये सप्लाई करते होंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक इनकी पहुंच है? देखिए, बबलू पटरी का दूसरा साथी हनीफ मुल्ला है। हनीफ मुल्ला जो लगातार इसकी खेप को संरक्षण करने और जगह जगह कंसाइनमेंट लेने के काम करता था। हालांकि एनसीबी उसको गिरफ्तार करके ये जानकारी जुटा रही है कि जो इनके पास कंसाइनमेंट आता था वो कहां से आता था और इसकी देखरेख किसके नजर में होती थी। तो तमाम चीजें हैं जो एनसीबी आज बाई इवनिंग मतलब शाम तक खुलासा कर सकती है कि किस तरह से दोनों की प्रतिक्रिया रही है। हालांकि ये एनसीबी साफ तौर पर कह चुकी है कि ये दोनों साथी अपराधी है, ड्रग्स माफिया है, जो पूरी तरह से मुंबई में ड्रग्स को लेकर कहीं न कहीं सप्लाई सहित और उनको संरक्षण का काम करते थे। मुंबई से क्योंकि गिरफ्तार किया है, तो बात करें अगर हाई प्रोफाइल, तो शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है? क्या हाई प्रोफाइल लोगों से इसके तार जुड़ सकते हैं? जाहिर तौर पर देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री में हाई प्रोफाइल लोगों से ही संबंध माना जाता है और हाई प्रोफाइल लोग ही ड्रग्स का सेवन करते हैं। ऐसे में जिस तरह से बबलू पटरी को गिरफ्तार किया गया है, बबलू पटरी को गिरफ्तारी के बाद से ये खुलासा हो गया कि न सिर्फ मुंबई के बॉलीवुड इंडस्ट्री में बल्कि हिमाचल में भी इनके तार जुड़े हुए हैं, जो लगातार ड्रग सप्लाई में सक्रिय हैं। जिस तरह से बबलू पटरी के दोस्त हनीफ मुल्ला को गिरफ्तार किया गया, हनीफ मुल्ला के पास से भी बड़ी मात्रा में खेप के अलावा कंसाइनमेंट के तमाम पेपर्स भी बरामद किए गए। अब एनसीबी जो है उन कंसाइनमेंट को खंगाल रही है कि कितने लोगों को और कहां-कहां ड्रग सप्लाई करने जाने थे। जी, ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। जब से सुशांत सिंह राजपूत का मामला इससे जुड़ा ड्रग तस्करी से, उसके बाद लगातार छापेमारी की जा रही है। तो आगे क्या कुछ रणनीति है एनसीबी की? अगर आपकी बातचीत हुई हो तो किस प्रकार से वो आगे बाकी के तस्करों पर कार्रवाई करेंगे? देखिए मानसी, एनसीबी कार्रवाई से पहले किसी तरह के खुलासे नहीं करती है, एनसीबी अचानक कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरह से एनसीबी ये कह रही है कि मुंबई में जिस तरह से लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में खासकर ड्रग्स का जाल फैला हुआ, उसको पकड़ने और तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अब तक मुंबई में जो ड्रग्स का बड़ा जाल फैला हुआ उसको पकड़ा नहीं गया है। हालांकि एनसीबी को एक के बाद एक तार जुड़ते जरूर जा रहे हैं, लेकिन यह कहना बेहद मुश्किल होगा कि किसी भी तरह से मुंबई के बॉलीवुड में जो ड्रग्स का जाल फैला वो तोड़ा जा सके। लेकिन लगातार एनसीबी और मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल सेल के अलावा मुंबई पुलिस लगातार ड्रग्स के जाल को तोड़ने में लगी हुई है, जो अभी तक अग्रसर है।
जिस तस्कर को गिरफ्तार किया, क्या उसने बताया वो सिर्फ 2 ही लोग काम करते थे, जैसा आप बता रहे हैं कि एक जो है कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता था, तो ऐसे और भी लोगों की टीम थी या सिर्फ 2 ही लोग इस काम को अंजाम देते थे? हिमांशी, देखिए, इतना बड़ा कंसाइनमेंट लेना और फिर माल खेत पहुंचाना, ये 2 लोगों का काम नहीं हो सकता। जाहिर तौर पे काफी लोग होंगे, लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने यह जानकारी दी है कि आज जब हनीफ मुल्ला से पूछताछ होगी, उसके बाद एक खुलासा हो पाएगा कि कौन कौन लोग और कहां से कंसाइनमेंट लेके आते थे और किस तरह से उनकी डिलीवरी की जाती है। इसका खुलासा आज संभव की एनसीबी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश ज्यादा जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ रुख करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मतभेद के चलते नाराज चल रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जिलों में किसान सम्मेलन कर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पायलट के किसान सम्मेलनों की शुरुआत शुक्रवार से हुई। उनका पहला किसान सम्मेलन शुक्रवार को दौसा में हुआ। अब दूसरा 9 फरवरी को दौसा में ही होगा। उसके बाद 10 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी पायलट के किसान सम्मेलनों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। फरवरी के अंत में उनका मुख्यमंत्री के गृह संभाग जोधपुर के बाड़मेर और नागौर में किसान सम्मेलन कर अपनी ताकत दिखाने का कार्यक्रम है। पायलट खेमे के अनुसार अप्रैल माह तक प्रदेश के सभी 33 जिलों में किसान सम्मेलन आयोजित कर लिए जाएंगे। इसके बाद मई से पायलट तहसील मुख्यालयों का दौरा शुरू कर देंगे। बता दें कि पिछले साल बगावत के बाद वापसी करने वाले पायलट को कांग्रेस आलाकमान ने वादा किया था कि उनके उन समर्थक विधायकों को फिर से मंत्री बनाया जाएगा जिन्हें मुख्यमंत्री ने बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों का काम भी शीघ्र होगा जिसमें उनके समर्थकों को महत्व दिया जाएगा। लेकिन वादे के अनुसार ऐसा नहीं होता देख पायलट अब सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी दिखाने की तैयारी में जुट गए हैं। राहुल गांधी जी का भी और तमाम साथियों का जिन्होंने किसान की आवाज उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और हमको आपको मिलकर इस आंदोलन को तेज करना है। लेकिन याद रहे, कोशिश की जाएगी, साजिश की जाएगी, भड़काने की बात की जाएगी, लेकिन हम अमन, चैन, शांति से, सभ्यता से, भाईचारे से, प्रेम मोहब्बत से जो हमेशा से हम करते आए हैं, सब जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय के लोग मिलकर केंद्र की सरकार पर दबाव बनाएंगे। आज हमने यहां से शुरुआत करी। इससे पहले हमने सभाएं जयपुर में भी करी थी, लेकिन दौसा का अलग इतिहास है। ये स्वर्गीय पायलट साहब की कर्मभूमि रही। आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मैं आप लोगों को वादा करके जाता हूं, हर परिस्थिति में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आज पूरे देश का किसान हम सब नौजवानों साथियों की तरफ देख रहा है। आज इस मंच से जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, उन प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस पंचायत के बाद आने वाली जो रूपरेखा तय होगी, उसमें हम पूरी दमखम के साथ हमारे किसान साथियों को समर्थन करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बुरारी जी का, खटाना जी का, कि आपने हम सबको आमंत्रित किया। लेकिन साथियों, ये चुनौती का समय है। हम सब लोगों को, पूरे देश की जनता आज देख रही है कि हम लोग आगे क्या करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि इन तीनों कानूनों को सरकार को, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा और वो वापस तब लेंगे जब हम उन पर दबाव बनाएंगे। और दबाव बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से, उस काम को हम लोग करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भवानी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भवानी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, जब सचिन पायलट अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उस दौरान कहीं ना कहीं नेताओं में गुटबाजी दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत सरकार के कामों का जिक्र नहीं किया, जबकि आलाकमान का जिक्र किया, उनकी बखूबी तारीफ की। बिल्कुल हिमांशी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार 2 खेमों में बटी हुई है और जो इन्होंने दौसा में बड़ा किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के बैनर तले कोई दिग्गज नेता नहीं दिखे और जो भी दिखे वो सचिन पायलट के समर्थक दिखे। अगर किसानों के नाम पर सचिन पायलट राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इन्होंने जो धरना किया उसमें दिग्गज नेता क्यों नहीं दिखे। और रही दूसरी बात, किसानों की मांग को लेकर ये जगह जगह महापंचायत आयोजन कर रहे हैं और वहां की समस्या को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली में जो बैठे हैं किसान, उनकी बात क्यों नहीं की, सिर्फ यही कहा कि मोदी सरकार को किसी कानून वापस लेने पड़ेंगे।
लेकिन आपको धरना करना है तो किसानों को एकजुट करके जो दिल्ली में धरने पे बैठे हैं उनके साथ में मिलकर इनको बैठना चाहिए। ये मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे समर्थक इतने हैं, ये अभी से ही अपने समर्थकों की बाड़ाबंदी कर रहे हैं, अपना समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन किसानों के नाम पर सचिन पायलट आज राजनीति रोटियां सेकते नजर आए। वहां पे ये सच्चा पूरे राजस्थान में बनी हुई है। वहीं इन पे आरोप भी लगा रही है बीजेपी के, जो ये देख लो दोनों कांग्रेस की गुटबाजी अपने इसमें नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान में अपने गहलोत सरकार के बैनर तले सबसे बड़ी किसान सम्मेलन हुआ था, जिसमें सचिन पायलट को भी बुलाया गया था। तो जो दौसा में हुआ तो वहां पे अशोक गहलोत के समर्थकों को क्यों नहीं बुलाया गया? जी हिमांशी। तो शक्ति प्रदर्शन जो सचिन पायलट ने दिखाया, भीड़ काफी देखने को मिल रही है वहां पर, तो अशोक गहलोत सरकार पर तो कहीं ना कहीं अब दबाव बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल हिमांशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपको पता होगा कि राजस्थान में गुटबाजी हुई थी उस समय। अशोक गहलोत की सरकार से इन्होंने बिल्कुल हट गए थे, इन्होंने गुटबाजी की थी। फिर इनके बाद में इनका समझौता हुआ, फिर इनके मंत्रिमंडल के इनके जो समर्थक है सचिन पायलट के विधायक, उनको मंत्रिमंडल से हटा लिया गया था। फिर इनकी सहमति बनी कि हमारे मंत्रिमंडल से जो विधायक हटाए गए हैं उनको वापस जोड़ा जाए। अभी तक उस पर जोड़ा नहीं गया है, उनको मंत्रिमंडल वापस दिया नहीं गया है। उसको लेकर ये शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों की आड़ में। किसानों के आड़ में सचिन पायलट राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जी, किसानों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, ये सबको दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात से किनारा करती नजर आती है हमेशा कि नहीं, हम तो किसानों के साथ हैं, हम तो राजनीतिक रोटियां सेक ही नहीं रहे। लेकिन जबकि लाइव तस्वीरें ये सामने हैं कि सचिन पायलट क्या दिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल हिमांशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इतना बड़ा कांग्रेस बैनर पर तले ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के नाम से लेकर कांग्रेस के बैनर तले। वहां पर इतना बड़ा हजारों की संख्याओं में किसान सहित युवा पहुंचते हैं, महिला पहुंचती है, तो वहां सिर्फ मात्र सचिन पायलट ही नजर आ रहे हैं। और जहां पे मुख्यमंत्री तो नजर ही नहीं आ रहा है, और रही दूसरी बात, मुख्यमंत्री के समर्थक विधायक भी नजर नहीं आ रहे। तो मतलब ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? और रही दूसरी बात, कांग्रेस के बैनर तरह इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किसानों के नाम पर किया जा रहा है, वहां पर इसमें साफ गुटबाजी नजर आ रही है। अगर आपको करना ही है धरना प्रदर्शन तो आप कांग्रेस को साथ में लेकर करें, और विधायक जितने भी विधायक है, जितने भी मंत्री है, उनको साथ में लेकर करें, तो वो बात दिल्ली तक पहुंचेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं, मतलब इन पे आरोप भी लग रहा है कि देखो, और ये अपने बीजेपी आरोप लगा रही है, देखो कि ये अपना समर्थक को लेकर बाड़ाबंदी कर रहे हैं, और ये देखो गुटबाजी नजर आ रही है। लेकिन किसानों के नाम पर जो ये कर रहे हैं सचिन पायलट, ये गलत हो रहा है। उनको राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। किसानों की अगर मांग है तो आप दिल्ली में जाके धरना करें। सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन के बाद क्या सचिन पायलट के समर्थक या फिर अशोक गहलोत के समर्थकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अशोक गहलोत की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन जो विधायक है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं नाखुश नजर आए कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और हमें बुलाया भी नहीं। और इनके जो विधायक है उनकी तरफ से आयोजक मतलब ये किया है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, 9 फरवरी को भी दौसा में बहुत बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन है। वहीं मैं आपको ये भी बताऊंगा, बाड़मेर नागौर में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है, बाड़मेर नागौर, वहां पर भी ये फरवरी के अंत में सबसे बड़ी पंचायत अपने महापंचायत का आयोजन करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं अपना समर्थक, अपना शक्ति प्रदर्शन बता रहे हैं कि देखो हमारे समर्थक इतने ज्यादा है। जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा भवानी सिंह, जिस तरीके से कार्यक्रमों की लिस्ट आई है सचिन पायलट के, काफी लंबा ये प्रोग्राम चलने वाला है, सभी जिलों को कवर करने वाले हैं। इसका मतलब इन्होंने तो पहले से सोच रखा है कि किसान आंदोलन इतना लंबा हम चलवाएंगे। बिल्कुल 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 हिमांशी, मैं आपको ये भी बात बताना चाहूंगा, इनका देखो समर्थन करना है किसानों के। देखो किसानों की बात तो ये कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, किसानों की बात करनी चाहिए क्योंकि वो अन्नदाता है। लेकिन आप अन्नदाता के आड़ में राजनीति रोटियां सेकते नजर आते हैं तो वो गलत मैसेज जाता है केंद्र सरकार तक। इनको अगर किसानों की बात रखनी है तो आप बिल्कुल धरना प्रदर्शन करें, और अपने पूरे कांग्रेस के बैनर तले जितने भी कार्य अपने विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री को भी साथ में लेकर करें,
तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज जाता है। और आप अकेले धरना प्रदर्शन में खड़े हैं और आम जनता तक कांग्रेस, अपने राजस्थान कांग्रेस सरकार ने क्या किया वो बात आप नहीं बता रहे हैं, तो एक गलत मैसेज लोगों के प्रति भी जा रहा है कि देखो कि सचिन पायलट मंच पे हैं, अशोक गहलोत नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब किसानों का जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के नाम पर, वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए भवानी सिंह। तो इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहा पर जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व महापौर विभा पटेल और जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा प्रदर्शन में मौजूद रहे। प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने चूल्हा जलाकर चाय बनाई और महंगे सिलेंडर के दामों को लेकर एक सिलेंडर पर मालाएं भी डाली। इसी के साथ एक केतली रखी गई और एक साइकिल रखी गई जिसमें मामा जी की साइकिल लिखा गया। जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमें 30-40 साल पुरानी परंपरा जबकि चूल्हा जलाकर खाना बनाया जाता था, वही परंपरा में वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसी के साथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे दिन का वादा करके सरकार आई थी, लेकिन इन अच्छे दिनों में पिछले दिनों से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध करते रहेंगे। पेट्रोल के जब दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई बढ़ती है, और जब महंगाई बढ़ती है तो घर का बजट खराब हो जाता है। चाहे वो गैस के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के दाम बढ़े, जब ये दाम बढ़ते हैं तो देश में महंगाई की मार पड़ती है और खाने की वस्तु हो या अन्य वस्तु हो सब महंगे हो जाते हैं। दाल, चावल, आटा, घर में जो भी लगता है, मसाला, तेल, सभी महंगे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आज गृहिणियों को, हमारी मातृ शक्ति को घर चलाना, किचन चलाना मुश्किल हो गया है। आज हम अपनी बहनों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोशनपुरे पे, और हमारे कांग्रेस की परिवार की ये सभी महिलाएं बैठे हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं बताना और दर्शाना चाहते हैं कि वही हम 40 साल पहले जो चूल्हा और चकिया हुआ करती थी, चूल्हे पे जो रोटी बनाया करते थे, हमारी बहन बेटियां बनाती थी, हमारी माताएं बनाती थी, वही 40 साल पुरानी आज आप यहाँ पर प्रदर्शित। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं और कंट्रोल जो पहले मिट्टी का तेल महिलाओं को मिल जा रहा था वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में तो महिलाओं को अब चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। आज महिलाएं बहुत परेशान हैं, उनका पूरा बजट गड़बड़ा चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, उसका पूरा का पूरा बजट गड़बड़ा चुका है। ऐसे में चूल्हे पर खाना बनाना महिलाओं की मजबूरी है। हम तो इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो मूल्य वृद्धि को वापस ले और जो आवश्यक काम है, खाना बनाने जैसी वस्तु को कम से कम महंगाई से अछूता रखें, ताकि बच्चों को, महिलाओं को खाना मिल सके और महिलाओं का जो किचन है वो अच्छे से चल सके। तो बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन अब देखने को मिला है एमपी के भोपाल में। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल के दामों में बजट के बाद जो बढ़ोतरी हुई हो उसको लेकर ये कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। रसोई गैस के सिलेंडर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते अब ये प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से, जिसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं चूल्हा जला दिया कांग्रेस ने रोड पर, और ये कहा है कि हम पिछले दिनों में लौटने को मजबूर हैं, क्योंकि जब पहले चूल्हे पर खाना बनता था, अब उस तरीके से ही बढ़ते महंगाई के दामों के चलते गैस सिलेंडर जो महंगा हुआ है, हमें फिर से चूल्हा ही जलाना पड़ेगा घर में। एक और तो सरकार ये कहती है कि हम सस्ते दामों पर गैस उपलब्ध करा रहे हैं, हर घर गैस पहुंचाएंगे, वहीं दूसरी ओर सिलेंडर को इतना महंगा कर रहे हैं, तो फिर से वापस चूल्हे पर लौटना पड़ेगा। तो कांग्रेसियों ने चूल्हा जलाकर चाय बनाई है रोड पर। ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए और आम जनता को ये संदेश दिया कि बढ़ती महंगाई से आपके फिर से ये दिन लौटने वाले हैं। तस्वीरों में देखिए, सिलेंडर फूल मालाओं से सिलेंडर को सजाया गया, साथ ही एक साइकिल रखी। तो महंगे सिलेंडर के दामों को लेकर सिलेंडर पर मालाएं डाली गई, केतली रखी, साइकिल रखी, जिसमें मामा जी की साइकिल लिखा गया। जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमें 30 से 40 साल पुरानी परंपरा, जबकि चूल्हा जलाकर खाना बनाया जाता था, उसी परंपरा में वापस लौटना होगा।
सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि सरकार आई तो थी अच्छे दिन का वादा करके, जनता ने किस लिए चुना था कि अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छे दिन है क्या? और फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बस्तर में नक्सल केस में जेल में बंद कैदियों के लिए बड़ी खबर है। राहत की खबर यहां पर देखने को मिली है। हाईकोर्ट ने बस्तर में नक्सल संबंधित मामलों को जल्द निपटाने और सुनवाई के लिए 3 नए कोर्ट बनाने के आदेश दिए। अब तक ये मामले सिर्फ जगदलपुर के राज्य NIA कोर्ट में ही सुने जाते थे। पंखाजूर, बीजापुर, भैरमगढ़, कोटा और कांकेर के लोगों को सुनवाई के लिए जगदलपुर आना पड़ता था। अब कोंडागांव, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले में NIA कोर्ट बन जाने से लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल बस्तर संभाग में नक्सलवाद से संबंधित 267 मामले हैं, जो अब आदेश के बाद अलग अलग जिलों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। राज्य NIA कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह ने यह बताया कि हाईकोर्ट ने यह आदेश विधि मंत्रालय को जारी किया था। इसके बाद इस दिशा में प्रयास शुरू किया गया। अब बस्तर में 4 जगह नक्सल मामले की सुनवाई हो सकेगी। राजेंद्र सिंह ने कहा कि नक्सल मामले में जो UPA एक्ट लगाया जाता है, उसकी सुनवाई राज्य NIA कोर्ट में होती है। इस आदेश के बाद 3 और जिलों में कोर्ट खुल गए हैं। संभाग में 6 जिले हैं। ऐसे में अब आदेश के हिसाब से बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के मामले अब दंतेवाड़ा में सुने जाएंगे। नारायणपुर और कोडागांव के मामले कोडागांव में सुने जाएंगे। कांकेर में कांकेर जिले की सुनवाई होगी। राजेंद्र सिंह ने कहा इस मामले की सुनवाई की जिम्मेदारी ADJ को मिली है। दंतेवाड़ा में अधिक जिलों का भार होने की वजह से वहां 2 ADJ को तैनात किया गया है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। कोडागांव में 1 और कांकेर में 1 ADJ नक्सल UAPA मामले में जेल में बंद लोगों की सुनवाई करेंगे। बस्तर IG सुंदरराज P का यह कहना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से जेल में बंद ग्रामीणों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी। अब 4 जगह सुनवाई होने से मामले की सुनवाई में तेजी आएगी, बल्कि त्वरित न्याय की अवधारणा भी पूरी होगी। मामले में सुनवाई के लिए परिवार के लोगों को जगदलपुर तक सफर करना पड़ता था, अब उन्हें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस फैसले से जगदलपुर कोर्ट का भी भार कम होगा। फैसले में भी 3 गुना सुनवाई में तेजी आएगी। IG ने कहा कि शासन की मंशा अनुरूप नक्सल मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई हो सकेगी। शासन की एक प्राथमिकता है जितना भी जो आदिवासी बंदी अभी विचाराधीन प्रकरण में जेल में निवृत्त है, उनके प्रकरण को जल्दी निराकरण हो, ताकि यदि कोई निर्दोष होगा फिर न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनका आवश्यक राहत मिले। उसी उद्देश्य से मतलब इन केसेस को जो बहुत जल्दी उसका निराकरण करने के उद्देश्य से लगातार अभी केस टू केस उसका हम समीक्षा कर रहे हैं, ताकि साक्षियों को समय पर न्यायालय में उपस्थित कराना है और आरोपियों को जेल से कोर्ट में उपस्थित करना है। इस टाइप का जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसका समय पर पूर्ण करके जो कोर्ट से ये प्रकरणों को जल्दी निराकरण करे, ताकि न्याय के एक जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो समय पर उसका कार्रवाई पूर्ण हो और जो गुण दोष के आधार पर जो सामने वाला का जो राहत मिले या उनका सजा मिले, उसी विचार से भी काम की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ SD राज जुड़ गए हैं। SD राज, आपसे जानना चाहेंगे 3 नए कोर्ट बनाने का यहाँ पर फैसला, उनमें कब तक सुनवाई शुरू हो जाएंगी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं। 7 जिले और पूरे जिलों में नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और कहीं ना कहीं नक्सली घटनाओं से अंजाम दिया हुआ रहता है। तो हर जगह से अभी लगभग पूरे जगह से जब जिला मुख्यालय जगदलपुर में यानी कि एक ही नक्सल विधि की जो कोर्ट लगती है, जिसमें 300 से लगभग केस चल रही है। 300 लगभग केस में जब यहाँ अटेंडेंस देने के लिए सब आते हैं ग्रामीण, तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था, हर चीज में उनको कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर आती है। और इतने दूरी से इन लोग आते हैं और जहाँ नक्सल समस्या को लेकर जो ग्रामीण आते हैं तो कहीं ना कहीं अंदरूनी क्षेत्र से आते हैं। अंदरूनी क्षेत्र से आने के कारण वहां पे रोड, सड़क ये सब का भी दिक्कत रहता है, तो इनको एक दिन पहले यहाँ पे आके रुकना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए शासन ने नक्सली पीड़ित लोगों के लिए 3 नए कोर्ट का आगाज किया है। ये पहला कोर्ट खुलेगा दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर, 3 जगह में नए कोर्ट खुलेंगे। टोटल बस्तर संभाग में 4 कोर्ट खुलेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी और आने, रुकने, जाने ये सब के लिए कहीं ना कहीं परेशानियों से दूरी मिलेगी। और जैसे कि आपको मैं बता दूं तो 300 के लगभग केस जो नक्सल केस जो यहाँ पे चल रही है, तो उस हिसाब से जब यहाँ 3 कोर्ट और नए खुल जाएंगे तो कहीं ना कहीं सुनवाई में भी तेजी आएगी। जी
जो 3 नए कोर्ट खोलने की बात की गई है वो कब तक खुल जाएंगे, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 3 नए कोर्ट जो है अगले महीने से चालू करने की बात कही गई है। अगले महीने से बस्तर संभाग जिला मुख्यालय से कहा गया है कि यहाँ से 3 नए कोर्ट वहां पे डिस्चार्ज किया जाएंगे और तीनों जगह में जब चालू किया जाएगा तो उसके बाद वहां पे ये भी कहा जा रहा है ताकि जो ग्रामीण लोग जो बाहर से आते हैं उनकी सुनवाई तुरंत किया जाए। कभी ऐसा होता है कि एक दिन दूसरे दिन भी पेशी लगा दिया जाता है, ऐसा ना कर सेम डे पूरा काम हो जाए, ऐसा भी कहा गया है। और इसके बाद ये भी मैं आपको बताऊं कि जो अंदरूनी क्षेत्र वाले हैं, अंदरूनी क्षेत्र तक इनको पेशी का डेट नहीं मिल पाता है, तो इन लोग आने में कहीं ना कहीं दिक्कतें भी होती है। तो इनकी भी कोई ना कोई रणनीति बनाई जा रही है कि जो कि उनको सही समय में वहां पे पहुंचा जा सके और आने के बाद इनकी सुनवाई उसी डेट पे उसी दिन हुआ जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एसडी राज ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल राहत की खबर जो है ये नक्सलियों के लिए थी, उन कैदियों के लिए थी, क्योंकि जिन मामलों में सुनवाई जल्दी से नहीं हो पाती अब सुनवाई जल्दी से हो जाएगी, यानी कि जो सजा मिलनी हो या फिर सजा से छूट मिलनी हो तो जल्दी सुनवाई के निर्देश जारी किए जाएंगे। और फिलहाल राजधानी लाइव के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANP न्यूज। नमस्कार।